वेलकम अगेन। अच्छा जी, हमने यहाँ तक पेड अप कैपिटल तक जो है वो पढ़ा था, ठीक है जी। आज हम रिजर्व कैपिटल से स्टार्ट लेंगे। व्हाट इज रिजर्व कैपिटल? Basically, it is the part of the uncalled capital which may only be demanded on winding up of company, or it is the amount which is set aside for the contingencies. ठीक है जी। रिजर्व कैपिटल वो कैपिटल होता है कि जिसको हमने अभी तक जनरल पब्लिक से कॉल नहीं किया होता, यानी कि इस अमाउंट को हम सिर्फ और सिर्फ इसलिए जो है तब हम डिमांड कर सकते हैं व्हेन देयर इज अ केस ऑफ लिक्विडेशन और वाइंडिंग अप, ठीक है, या कोई कंटेंजेंसी अगर होती है तो उसके लिए हम रिजर्व क्रिएट करते हैं। तो कंपनी का वो सरमाया जो कि एक खास लिमिट में उसको जो है वो क्रिएट किया जाता है और उसको सेट असाइड किया जाता है इन केस ऑफ वाइंडिंग अप या लिक्विडेशन, तब इस रिजर्व कैपिटल की जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन अमंग द क्लेमर जो है वो की जाती है, ठीक है जी। तो रिजर्व कैपिटल इज बेसिकली द अनकॉल्ड कैपिटल, ठीक है जी। और याद रखें, रिजर्व कैपिटल हमेशा जब भी आप क्रिएट करेंगे या कंपनी क्रिएट करेगी तो ये खुद से क्रिएट नहीं कर सकती, या क्रिएट तब कर सकती है जब वो एक स्पेशल रिजोल्यूशन पास करे, और उस स्पेशल रिजोल्यूशन में 2/3 ऑफ द डायरेक्टर इस बात पे एग्री होंगे कि हाँ, आपको इजाजत है या हम इस हक में है कि रिजर्व को क्रिएट किया जा सके। So this point should be kept in the mind that a special resolution with the ratio of 2/3 should be taken, or the consent should be taken from the board of the directors. Only then you can create the reserve capital. ठीक है जी। Then the next slide is long term liabilities. अच्छा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड करता जाऊं कि ये बेसिकली इंट्रोडक्शन का चैप्टर था जिसमें हम कारपोरेट के बैलेंस शीट को समझ रहे थे कि बैलेंस शीट में कौन कौन से आइटम होते हैं, ठीक है जी। दूसरा है लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज, वो वाजिबात जो कि फिक्स्ड है, जो फॉर अ लॉन्ग टाइम पीरियड है, इसको लॉन्ग टर्म लोन्स भी कहते हैं, फिक्स लाइबिलिटीज भी इसको कहा जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, कोई डिबेंचर आपने इशू किया है, कोई लोन आपने ली है, कोई डेफर्ड पेमेंट आपके पीछे रहती है, जो लाइबिलिटी है आपको देने हैं, तो इनको क्या कहा जाता है? इनको लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज कहा जाता है, ठीक है जी। फॉर एग्जांपल, इफ अ कंपनी इज इशूइंग डिबेंचर, it means that they are raising capital through debt financing। और जब आप डिबेंचर इशू करते हैं तो लोगों का आपके ऊपर क्लेम इस तरह होता है कि डिबेंचर एक सर्टिफिकेट की शक्ल में आप उनको दे देते हैं और साथ में आप ये वादा भी करते हैं कि आपको इतने टाइम पीरियड तक हर साल आपको इतना % इंटरेस्ट दिया जाएगा जो कि फिक्स होता है, और आखिरी साल में आपको प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस की जाती है। सो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में या बैलेंस शीट के अंदर इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज के कैटेगरी के नीचे हम इसको मेंशन करेंगे, और अगर लिखा हुआ आ जाए तो हमें समझना चाहिए कि ये हमारी लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज है। इसी तरह से लोन्स हो गए और जितने भी डेफर्ड पेमेंट्स है तो इसको लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज में दर्ज किया जाता है। याद रखें, दे यहाँ पे लिखा हुआ है लास्ट में, दे मे बी फुली सिक्योर्ड और पार्टली सिक्योर्ड और अनसिक्योर्ड। जितनी भी आपकी लाइबिलिटीज होती है, या लोन अगर आपने कोई लिया हुआ है तो या तो वो सिक्योर्ड होगा या पार्टली सिक्योर्ड होगा या बिल्कुल सिक्योर्ड नहीं होगा।
अब फॉर एग्जांपल मैं आपको इसमें डिबेंचर और बॉन्ड की डिफरेंशिएशन भी आपको समझा देता हूं और साथ में इसकी सिक्योरिटी भी समझा देता हूं कि इसके अगेंस्ट सिक्योरिटी या सिक्योर होता है या नहीं, कोई फिजिकल एसेट सिक्योरिटी रखी जाती है या नहीं। याद रखिए डिबेंचर और बॉन्ड में यही फर्क होता है कि डिबेंचर के अगेंस्ट जो है वो क्या नहीं होता, सिक्योरिटी जो है वो नहीं होती, बल्कि और बॉन्ड के अगेंस्ट जो है वो फिजिकल एसेट की सिक्योरिटी रखी जाती है। तो जो एसेट, या अगर आप बैंक की बात करें तो बैंक में भी ऐसे लोन होते हैं जिसके अगेंस्ट आपसे कोई सिक्योरिटी रखी जाती है, जिसको आप जमानत कहते हैं, जिसको आप प्लेज कह सकते हैं, या जिसको आप जो है वो कोई भी सिक्योरिटी का नाम आप दे सकते हैं। तो याद रखिए जिस लोन या जिस लाइबिलिटी के अगेंस्ट कोई सिक्योरिटी रखी जाए तो उसको सिक्योर्ड लोन या लाइबिलिटी जो है वो आप कह सकते हैं। कभी कभार इस तरह भी होता है कि पार्टली सिक्योर्ड कुछ हिस्सा एसेट का जो है वो आपसे एज अ सिक्योरिटी के तौर पर रखा जाता है, और कभी कभार तो बिल्कुल सिक्योरिटी ही आपसे डिमांड नहीं की जाती। ठीक है जी। The third one is the current liabilities and provisions. What is current liability? Are those short-term obligation of an enterprise which mature within 1 year or within the operating cycle. For example, sundry creditors, bill payable, interest accrued, etc. करंट लाइबिलिटी आपकी वो तमाम लाइबिलिटीज होती है जिसको आपने 1 साल के अंदर अंदर आपने उसको क्लियर करना होता है, which means that you are liable to clear that or to meet that liabilities within 1 year. आपके मुख्तलिफ क्रेडिटर्स हो सकते हैं, आपके बिल्स हो सकते हैं जिसको आपने पे करना है, कोई इंटरेस्ट जो आपके ऊपर एक्रूड है, ड्यू है, आपने उसको पे करना है, बैंक के कोई चार्जेस लगे हुए हैं, इंटरेस्ट आपके ऊपर आया हुआ है, तो इसको आपने पे करना है। दीज थिंग्स आर क्लासिफाइड एज करंट लाइबिलिटीज। ठीक है जी। व्हाट इज प्रोविजन? रिजर्व और प्रोविजन तकरीबन ये आप सिमिलर इसको कह सकते हैं। कैसे? प्रोविजन मींस एनी अमाउंट set aside or retained for the specific need to meet future liability or contingent liabilities. ठीक है जी। प्रोविजन क्या होते हैं? प्रोविजन हमारे पास ऐसे अमाउंट होते हैं जो हम कंपनी के आमदनी से या कैपिटल से हम जो है वो रखते हैं, ताकि हम फ्यूचर में अगर कोई लाइबिलिटी हमारी ऊपर आ रही है, कोई कंटेंजेंसी अगर जो है वो हो रही है, तो उसको मीट करने के लिए, उसको अकोमोडेट करने के लिए, उसकी कंपनसेशन करने के लिए हम जो है वो इस अमाउंट को रखते हैं और इसको हम प्रोविजन या रिजर्व का नाम देते हैं। फॉर एग्जांपल, प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, प्रोविजन फॉर प्रपोज डिविडेंड, हमने कोई डिविडेंड देना है उसके लिए हमने कोई प्रोविजन रखा है। बैड डेट्स जो बुरे कर्जे हैं जिसको हम, हमारा एक्सपेंस है और हमारे लिए जो है वो ये एक किस्म का लॉस है, तो इसको उसकी भरपाई करने के लिए जो है वो हम क्या करते हैं, प्रोविजन में पहले से एक अमाउंट सेट असाइड करते हैं ताकि हमारे पास इतना कुछ हो कि हम उस लॉस को कवर या कोप उसके साथ कोप अप कर सके। ठीक है जी। देन कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। Contingent liabilities depends on the happening or non-happening of a specific event या events. ये रेफर करता है उन obligations को या उन conditions को या situations को जो हो भी सकता है और हो नहीं भी सकता, यानी कि उसमें कंडीशन लगाई जाती है। अगर तो वो चीज हो जाए तो हो सकता है कि वो लाइबिलिटी आपकी बन जाए, इसलिए इसको नाम कंटेंजेंट लाइबिलिटी रखा गया है। यहां पे लिखा है कि रेफर टू एन ऑब्लिगेशन रिलेटिंग टू एन एग्जिस्टिंग कंडीशन और सिचुएशन व्हिच मे और मे नॉट अराइज इन फ्यूचर डिपेंडिंग ऑन द अकरेंस
और नॉन अकरेंस ऑफ वन और मोर अनसर्टन फ्यूचर इवेंट्स। ये डिपेंड करता है कि एक पार्टिकुलर कंडीशन वो अकर होती है या नहीं होती, और किस कंडीशन में ये लाइबिलिटी किस पार्टी के ऊपर जो है वो प्लेस होती है। बहरहाल ये है तो लाइबिलिटी से ही। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डिस्काउंटेड बिल ऑफ एक्सचेंज। फॉर एग्जांपल, पार्टी ए, पार्टी बी और पार्टी सी। पार्टी सी को मैं बैंक का नाम देता हूं, पार्टी ए मैं हो गया या कोई भी बंदा हो गया, सेलर हो गया या परचेजर हो गया, और पार्टी बी दो पार्टी जिनका आपस में एक बिल जो है वो बनाया गया। मिस्टर ए ने बिल बनाया, वो वादा किया मिस्टर बी के साथ कि मैं आपको पेमेंट जो है वो दूंगा, और एक बिल के ऊपर मैच्योरिटी डेट को मेंशन किया जाता है कि आई मींस मिस्टर ए विल पे this amount on this date to Mr. B or any person who holding this bill of exchange। फिर बीच में टाइम गुजरा, मिस्टर बी को जरूरत पड़ी, और मिस्टर बी जब उसको जरूरत पड़ गई तो मैच्योरिटी डेट में अभी टाइम मौजूद था, वो चला गया मिस्टर सी मींस बैंक के पास चला गया और उसको कहा कि भाई मुझे ज़रूरत है इस बिल की, इस पैसों की, लिहाजा आप मुझसे जो भी आपका कमीशन या जो भी आपका डिस्काउंट रेट है उससे आप मुझसे ये बिल कैश करवा दें और मुझे ये पैसे दे दें। बैंक क्या करता है, बैंक थोड़े बहुत पैसे काट कर बाकी बिल के ऊपर जो पैसे होते हैं वो मिस्टर बी को दे देता है और उसको कहता है कि आप ये पैसे ले ले, मैं मिस्टर ए से पैसे जो है वो खुद ले लूंगा। लेकिन जब मैच्योरिटी आ गई और जिस बंदे ने बिल साइन किया हुआ था, यानी कि जो बंदा लायबल था कि पैसे जो है वो दे, उसने इनकार किया, जो भी व्हाटएवर द रीजन इज, लेकिन उसने डिनाई किया। अब जब उसने डिनाई किया तो बैंक पकड़ेगा किसको, मिस्टर बी को। क्यों? क्योंकि बैंक ने मिस्टर बी को बिल डिस्काउंट करके दिया था, और अब मिस्टर बी के ऊपर जो है जो लाइबिलिटी आती है उस लाइबिलिटी को हम नाम देंगे कंटेंजेंट लाइबिलिटी। ठीक है जी, उसको हम कहेंगे कंटेंजेंट लाइबिलिटी, क्योंकि ये एक खास इवेंट जिसको अगर तो वो मिस्टर ए उसको मीट करता तो ये लाइबिलिटी उसके ऊपर ना आती, लेकिन चूंकि ऐसा हादसा हुआ और वो बंदा जो है वो उसने मीट नहीं किया, उसने अपनी ऑब्लिगेशंस को जो है वो पे नहीं किया, तो फिर मिस्टर बी के ऊपर ये कंटेंजेंट लाइबिलिटी आ गई। ठीक है जी। अच्छा जी, आते हैं बैलेंस शीट के प्रोफार्मा के ऊपर या फॉर्मेट के ऊपर कि किस तरह एक बैलेंस शीट जो है वो बनाई जाती है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक पर एसेट, दूसरे पर लाइबिलिटीज। ये एसेट लेफ्ट साइड पे भी हो सकता है, ठीक है जी, राइट साइड पे भी हो सकता है, लेकिन दो साइड, एक पे एसेट दूसरे पे लाइबिलिटीज। लाइबिलिटीज में आपके तमाम शेयर कैपिटल, इसमें आपका जितने भी इशू कैपिटल, पेड अप कैपिटल या जो भी कैपिटल है तो पहले सेक्शन में आपके वो आते हैं। ठीक है जी। फिर आपके रिजर्व्स और सरप्लस अगर है, इसके अलावा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस अगर कोई है तो उसको आप लेस करेंगे। ठीक है जी। कोई अप्रोप्रिएशंस है, इसके अंदर एडजस्टमेंट है तो ये चीजें आप करेंगे। संक कॉस्ट है आपकी जो बड़ी अमाउंट होती है, ठीक है जी, इसको यहाँ पे लिखा जाता है क्योंकि एक लाइबिलिटी है। इसी तरह से दूसरे उस पे देखे ये साइड जो है वो आपकी लाइबिलिटी है तो करंट लाइबिलिटी और प्रोविजन, और इस तरह से लास्ट में कंटेंजेंट लाइबिलिटीज। दूसरे साइड पे एसेट है तो आपके एसेट फिक्स एसेट हो सकते हैं, आपके इन्वेस्टमेंट हो सकते हैं, आपके करंट एसेट है, लोन और एडवांसेस अगर आपने किसी को दिए हैं, ठीक है जी, तो ये आपके एसेट कहलाए जाते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा लोन एंड एडवांसेस में ये, और मिसलेनियस एक्सपेंडिचर जिसमें आपका प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस वगैरह जो आपने इब्तिदाई में खर्चे किए होते हैं, कोई डिस्काउंट अगर आपने इशुएंस पे दिया हुआ है, और अंडर राइटिंग कमीशन हो गया, प्रॉफिट एंड लॉस का
डेबिट बैलेंस अगर कोई है तो ये आपके एसेट साइड पे दर्ज होते हैं। ठीक है जी। Now come to the last topic, that is limitation of financial statement. Some of the limitation of financial statement are mentioned here. The first one is that the information presented in financial statement is of historical nature, which means that it does not reflect the future. ये हमें फ्यूचर की कोई भी वैल्यू जो है वो प्रिडिक्ट करके नहीं बताता, बल्कि जिस कॉस्ट से हमने जिस एसेट को खरीदा हुआ है तो ये वही आइटम आपको उसी हिस्टोरिकल नेचर या हिस्टोरिकल प्राइस से आपको शो कर रही होती है। या अगर आप देखें तो अगर आप फाइनेंस में देखते तो वहाँ पे हम इंट्रिंसिक वैल्यू मालूम करते हैं, पे बैक पीरियड्स वगैरह हम मालूम करते हैं, या जो है वो बाकायदा हम डिसीजन मेकिंग के लिए डिफरेंट टेक्निक्स और टूल्स हम इस्तेमाल करते हैं और वो हमें फ्यूचर के बारे में बता रहा होता है। लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ये इसकी लिमिटेशन है कि जो डाटा इसमें मौजूद है ये बस हिस्टोरिकल नेचर का है और इसके ऊपर आप कोई ये फ्यूचर वैल्यू आपको डिराइव करके नहीं देता। ठीक है जी। आगे जाके फिर इंशाल्लाह इसमें हम एनालिसिस जब करेंगे तो इसकी प्रिडिक्शन फिर हम इंशाल्लाह इस पे करेंगे। दूसरा लिमिटेशन इसका है कि इट डू नॉट कवर नॉन फाइनेंशियल इश्यूज। नॉन फाइनेंशियल इश्यूज को ये डिस्कस नहीं करता, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिकल, एनवायरमेंटल एटसेट्रा, कि इनका इफेक्ट जो है वो क्या है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर इसका या फाइनेंशियल पोजीशन के ऊपर इसका क्या असर पड़ सकता है। तो ये इसकी एक लिमिटेशन है कि इट डू नॉट डिस्कस द नॉन फाइनेंशियल इश्यूज। ठीक है जी, कि एक कंपनी को कौन से ऐसे नॉन फाइनेंशियल इश्यूज है जिसकी वजह से ये कंपनी आगे नहीं जा रही या प्रॉफिटेबिलिटी को वो अचीव नहीं करते। The third one is, this is the limitation that only financial statement will be authentic if it has been audited. उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं होती जो प्रॉपरली एक अथोराइज या एक प्रोफेशनल ऑडिटर ने उसकी ऑडिटिंग ना की हो। सिर्फ तभी वो ऑथेंटिक होते हैं जब वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से बाकायदा या सर्टिफाइड बंदे से इसको ऑडिट करवाया जाता है। The fourth one is the company may deliberately skew or change the result. This situation can arise when there is undue pressure to report excellent result, such as when a bonus plan calls for payout only if the reported sales level increase. Company कभी कभार deliberately जो है वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर चेंजेस करती है और ये स्पेशली तब किया जाता है जब प्रेशर होता है, अपने एग्जीक्यूटिव की तरफ से प्रेशर होता है कि आप एक्सेलेंट रिजल्ट को प्रेजेंट करें ताकि लोग जो है वो क्या हो, लोग मोटिवेट हो सके, लोग इन्वेस्टमेंट कर सके। या ये भी हो सकता है कि हम बोनस प्लान को अगर कोई डिसाइड कर रहे हैं कि लोगों को हम अच्छी सैलरीज दें, उनको बोनसेस दें और हम जितना जो है वो रिजल्ट को खूबसूरत शो आउट करेंगे तो उतना ही जो है वो हम इस पार्टिकुलर जो अमाउंट है बोनस की शक्ल में, कंपनसेशन की शक्ल में उसको अचीव कर सके। तो ये एक लिमिटेशन है इसकी कि इसमें डिलिबरेटली जो है वो चेंजेस की जाती है अकॉर्डिंग टू देयर नीड्स। तो मैनेजमेंट हमेशा अपने उसको फायदे को देखती है और शेयर होल्डर का वो क्लैश पर जो आ जाता है तो इसको हम एजेंसी थ्योरी भी कहते हैं, जिसमें दोनों का इंटरेस्ट जो है वो मुख्तलिफ होता है और इसी वजह से ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी चेंजेस जो है वो की जाती है। उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन लेट मी नो, आई विल ट्राई माय बेस्ट टू आंसर यू। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।